हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद सचिन चौधरी में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बेहद खास वीडियो, मोस्ट अवेटेड वीडियो। बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट और मैसेजेस हमारे पास आ रहे थे कि यूपी जीआईसी लेक्चरर पीजीटी का पेपर हम आपके लिए लेकर आए हैं। तो दोस्तों हम हाजिर हैं आपके सामने यूपी पीएससी जीआईसी लेक्चरर, जिसकी प्री परीक्षा जून में होनी है, उसका लास्ट ईयर प्रीवियस ईयर सोल्ड पेपर। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और इंग्लिश सब्जेक्ट से तैयारी कर रहे हैं, टीचर बनने की, जीडीसी जीआईसी यूपीएचईएससी या नेट या किसी अदर एग्ज़ाम की, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर बहुत सारी काम की वीडियोस हमने डाली हैं, उन पर एक बार देख लीजिए। और चैनल अगर पसंद आए, कंटेंट हमारा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। चलिए बिना किसी समय को ज़्यादा गवाए हम सीधा स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। तो दोस्तों पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें 150 क्वेश्चंस थे। आउट ऑफ दोज 150 क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस वर फ्रॉम जीएस पोर्शन। हाँ दोस्तों, 30 क्वेश्चन जीएस में से थे एंड 120 क्वेश्चंस आपके सब्जेक्ट के थे। इस बार पैटर्न चेंज हुआ है, जो प्री का सभी लोग जानते होंगे, आपने नोटिफिकेशन पढ़ लिया होगा। आप मेरे चैनल पर वही नोटिफिकेशन और जीआईसी के डिटेल्ड सिलेबस से रिलेटेड वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों इस बार 120 क्वेश्चंस में से 40 क्वेश्चंस जीएस के होंगे और 80 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के होंगे। चलिए तो हम सब्जेक्ट इंग्लिश सॉल्व करते हैं आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 31 से शुरू होता है। पहला क्वेश्चन आपके यहाँ पर है 31। दोस्तों, चूज द करेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। ब्लैंक वर्स हैज़ नो मीटर एंड नो राइम। ब्लैंक वर्स हैज़ अ मीटर बट नो राइम। ब्लैंक वर्स हैज़ राइम बट नो मीटर। ब्लैंक वर्स हैज़ बोथ राइम एंड बट नो रिदम। तो दोस्तों जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इसका आंसर क्या होगा? ब्लैंक वर्स हैज़ अ मीटर बट नो राइम। ब्लैंक वर्स में मीटर तो होता है पर राइम नहीं होता, तो आंसर बी सही होगा। दोस्तों आप सभी बेहतर जानते हैं, अगर इसमें इयम्बिक पेंटामीटर होता है, ब्लैंक वर्स में इयम्बिक पेंटामीटर में अगर राइम स्कीम नहीं है तो ब्लैंक वर्स कहलाता है। अगर उसमें राइम स्कीम है तो वो हीरोइक कपलेट हो जाता है दोस्तों। जी दोस्तों, राइम पेंटामीटर व्हेन राइम्स इट बिकेम्स हीरोइक कपलेट। अनराइम्ड पेंटामीटर इज नोन एज ब्लैंक वर्स। जी दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। द बाउंड मॉर्फेम नेस इज यूज्ड टू मेक एन एडजेक्टिव, एन एडवर्ब, अ वर्ब, अ नाउन। दोस्तों जब भी हम किसी एडजेक्टिव के लास्ट में नेस लगा देते हैं, नेस जो बाउंड मॉर्फीम है, तो वो हमारा क्या बन जाता है दोस्तों? जी इसका आंसर डी है, अ नाउन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जो दोस्तों आपको पता है, जो 80 क्वेश्चंस आपके आने हैं सब्जेक्ट्स में से, उन 80 क्वेश्चंस में से ऑलमोस्ट 50% विल बी फ्रॉम ग्रामर पोर्शन एंड अदर रेस्ट 40 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम योर लिटरेचर पोर्शन। तो दोस्तों आप ध्यान से देखिएगा और इन क्वेश्चंस को नोट ज़रूर कर लिएगा, क्योंकि पैटर्न भले ही पैटर्न चेंज हुआ है लेकिन सिलेबस लगभग वही है, सिमिलर है। तो पेपर के स्टैंडर्ड में कोई बदलाव नहीं हुआ है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुआ है। राइटर सब्जेक्ट सब सेम है, बस पैटर्न चेंज हुआ है, क्वेश्चंस की संख्या के साथ फेरबदल हुआ है। तो दोस्तों पूरी वीडियो को देखिएगा, वीडियो स्किप मत करिएगा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, बहुत काम की वीडियो आपके लिए होने वाली है। अगर आप यूपी जीआईसी, यूपी पीजीटी, DSSB या अन्य किसी सिमिलर एग्जाम्स में बैठने वाले हैं। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 33। अ मेट्रिकल फूड कंसिस्टिंग ऑफ एन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल फॉलोड बाय स्ट्रेट सिलेबल। दोस्तों बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। डेक्टाइल, एम्बिक, ट्रोशे, एनापेसिट। दोस्तों ये सभी फॉर्म्स हैं सिलेबल के, तो इसमें जो हमारा सबसे मेन होता है वो होता है इयम्बिक। जी दोस्तों, यूएसआई आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक मैंने बनाई है। जैसे आप यूएस से याद रखते हैं, आप इसे याद रखेंगे यूएसआई। व्हेन अनस्ट्रेस्ड सिलेबल इज फॉलोड बाय स्ट्रेस्ड सिलेबल, इट इज नॉन एज इयम्बिक पेंटामीटर। तो आंसर बी होगा दोस्तों। जब अनस्ट्रेस्ड सिलेबस के बाद स्ट्रेस्ड सिलेबस आएगा तो वो इयम्बिक हमारा क्या होगा? इयम्बिक सिलेबल कहलाता है, या फुट कहलाता है, या मीटर कहलाता है। और वो इयम्बिक पेंटामीटर जब बन जाता है तो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला वो मीटर हमारे इंग्लिश में बन जाता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज रिटन इन टर्जारिमा। टर्जारिमा में कौन सी पोएम लिखी गई है? और टू द वेस्ट विंड, और टू ऑटम, और टू स्काईलार्क, और टू इवनिंग। तो दोस्तों इसका सही जवाब है आपका ए, और टू द वेस्ट विंड। दोस्तों और टू द वेस्ट विंड 1819 में लिखी गई है।
पीबी शैले की फेमस पोयम है, 1820 में ये पब्लिश हुई है। अब जिन लोगों को पता है उनके लिए, जिन्हें नहीं पता उनकी जानकारी के लिए बता दें, ट्रेजर रीमा में 3 लाइन्स होती हैं दोस्तों, और जो इसकी राइमिंग स्कीम होती है वो इस तरीके से चलती है, A B C B, सिमिलरली कॉन्टिन्यूसली CDD, और इसी तरीके से चलती रहती है। तो ट्रेजर रीमा का प्रयोग किया है पीबी शैली ने अपनी फेमस पोयम आउट टू द वेस्ट विंड। वो तो बहुत इंपॉर्टेंट पोयम है। आप चाहते हैं कि अगर इंपॉर्टेंट वीडियोस पे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर हम सेपरेट वीडियोस लेकर आएँ तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आपके रिएक्शन से, आपके कमेंट से हमें पता लगता है कि क्या चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं और आप आगे क्या चाहते हैं हम किन टॉपिक्स पर वीडियो बनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट आउट, क्वेश्चन नंबर 35, पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग, टू आर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। दोस्तों सही पहचान लिया है, बहुत से लोगों ने पहचान लिया होगा। पॉप की फेमस लाइन है, इसमें बताना है फिगर ऑफ स्पीच क्या है, एंटीथेसिस है, पैराडॉक्स है, ऑक्सीमोरॉन है, एंटी क्लाइमेक्स है। दोस्तों सही आंसर है ए, एंटीथेसिस। जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है, एंटीथेसिस में दो विचारों को, अलग अलग विचारों को एक जगह रख दिया जाता है, जिसमें टू अर इज ह्यूमन, गलती करना मनुष्य का स्वभाव है, टू फॉरगिव इज डिवाइन, और माफ करना ईश्वरीय गुण है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, नेम द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग, ही पास्ड अ स्लीपलेस नाइट। बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है दोस्तों, आपको बताना है। पर्सोनिफिकेशन है, यूफिज्म है, ट्रांसफर्ड एपिथेट है, या लिटोटस है। दोस्तों सही आंसर इसका है सी, ट्रांसफर्ड एपिथेट, जहाँ पर एक भाव को दूसरे वस्तु पर या ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जैसे ही पास्ड स्लीपलेस नाइट, दोस्तों नाइट स्लीपलेस नहीं होती है, उस व्यक्ति ने बिना सोए रात गुजारी है, कहने का मतलब ये है, तो ट्रांसफर एपिथेट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पर है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। दोस्तों प्रीपोजिशन का क्वेश्चन है, हिज हाउस इज डैश चर्च स्ट्रीट। बहुत ही विवादित सा क्वेश्चन है, बहुत सारी मैंने कुछ वीडियोस भी देखी हैं। तो दोस्तों आपको सही जवाब मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, इन होगा या इसका आंसर बाय होगा विद रीज़न। दोस्तों चलिए मैं बता देता हूँ, मेरे अकॉर्डिंग इसका आंसर बाय, सी होगा दोस्तों। जी दोस्तों इसका आंसर सी होगा। आपको अपने कमेंट में अपना आंसर बताना है और उसका रीज़न भी बताना है, बाय है तो क्यों है, और इसके अलावा अगर आपका कोई ऑप्शन है तो वो क्यों है। चलिए दोस्तों एक इंटरेस्टिंग टास्क मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, ये रहा आपकी स्क्रीन पर, फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का एक और क्वेश्चन आ जाता है, माई फ्रेंड एकमोडेटेड मी डैश अलोन। एकमोडेटेड के बाद कौन से प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे, बाय, विद, फॉर, इन। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर है वो बी है, सही जवाब है हमारा विद। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वोकैब का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारे जीआईसी पीजीटी के एग्ज़ाम्स में, यूपी के, और यही जीआईसी लेक्चरर के एग्ज़ाम में भी होता है। तो आपको ध्यान रखना है स्पेलिंग्स का, एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड्स, तो ये सारी चीज़ें आपको अच्छा स्कोर कराने में मदद करेंगी और आपका सिलेक्शन इंश्योर कर देंगी। दोस्तों हम इस तरीके की वीडियोस आपके लिए लेकर आते रहते हैं। आप हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट पर जाइए, अगर आप पहली बार आए हैं तो इससे जुड़ी जीआईसी की हमने प्लेलिस्ट अलग से बना दी है, वहाँ जाकर सिलेबस देख लीजिएगा, जीडीसी नेट से रिलेटेड आपको वीडियोज़ मिल जाएंगी। दोस्तों कंटेंट पसंद आता है तो ये हमें, आपका जो रिस्पॉन्स मिलता है वो हमें मोटिवेट करता है कि हम आगे और बेहतर कंटेंट आपके लिए लेकर आएँ। दोस्तों यू नो योर अप्रिसिएशन इज़ अवर मोटिवेशन। आपका जो अप्रिसिएशन है वही हमें मोटिवेट करता है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, सही स्पेलिंग बतानी है। हैबिट्स सभी जानते हैं, डबल बी तो नहीं होगा, तो आंसर हमारे पास एक ही बचता है, बी, हैबिट्स इज द करेक्ट आंसर, बी। आगे बढ़ते हैं। चूज द करेक्टली स्पेल वर्ड। एग्रीमेंट की स्पेलिंग दोस्तों आपसे पूछी गई है। 40 तो आप सभी जानते हैं, इसमें जो हमारा ऑप्शन होगा दोस्तों वो होगा डी, AGREEMENT, एग्रीमेंट। 40 का आंसर दोस्तों डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और करेक्ट स्पेलिंग का वर्ड, करेक्ट स्पेलिंग आपसे पूछी गई है। इंटेलेक्ट की स्पेलिंग आपको बतानी है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 का जो आंसर है, मैं सीधा आंसर बता देता हूँ टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं इस वीडियो को 2 पार्ट्स में लेकर आऊँगा दोस्तों। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, और वीडियो को अंत तक देखिएगा। लास्ट में कुछ आपके लिए हमारे पास कुछ अनाउंसमेंट होंगे और कुछ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं बीच बीच में आपसे भी पूछूंगा। तो दोस्तों सही आंसर इसका बी है, इंटेलेक्ट, INTELLECT। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 आपकी स्क्रीन पर है, पूछा है करेक्ट स्पेलिंग नेक्टर की। दोस्तों 42 नेक्टर का सही जवाब ए है, ए इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ नेक्टर। क्वेश्चन नंबर 43 हमारे सामने है, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। दोस्तों रिदम की स्पेलिंग बतानी है आपको। आपके पास जो सही जवाब है दोस्तों वो है बी,
RHYTHM। दोस्तों दिस इज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ रिदम, बी इज योर करेक्ट आंसर। दोस्तों आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 44, द फैक्ट ऑफ बीइंग द फर्स्ट चाइल्ड बॉर्न इन द फैमिली। फैमिली में पहला जो बच्चा पैदा होता है उसे क्या कहते हैं? प्रिमोजेनिचर। जी दोस्तों, सी इज द करेक्ट आंसर, प्रिमोजेनिचर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 45, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, अ हॉस्पिटल फॉर द पीपल हु आर डाइंग। मरते हुए लोगों के लिए क्या होता है? दोस्तों इसका आंसर आपके सामने है बी, हॉस्पाइस। हॉस्पाइस दोस्तों जो मृत्यु के निकट लोग पहुंच चुके हैं उनकी सेवा सहायता करने के लिए जो हॉस्पिटल होते हैं उन्हें हॉस्पाइस कहा जाता है। दोस्तों वोकैब बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करने वाला है। आप अपनी वोकैब के सेट्स लगाते रहिए एसएससी के और किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, जहां से आपको क्वेश्चन मिले आपको वो सॉल्व करने आपको हेल्प करेंगे। क्वेश्चन नंबर 46 आपके सामने है, गिव द सिनोनिम ऑफ इम्पेरेटिव। इम्पेरेटिव का सिनोनिम आपको बताना है दोस्तों। वाइटल, सीरियस, सजेस्टिव, सैगेसियस। तो 46 का आंसर आपके सामने होगा वाइटल। जी दोस्तों, ए विल बी योर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, गिव द सिनोनिम ऑफ परसिपिएंट। परसिपिएंट का सही सिनोनिम क्या होगा, मीनिंग क्या होगा, अदर मीनिंग? तो दोस्तों रिसेप्टिव, एसेप्टिव, परसेप्टिव, रिस्टाइक। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा बी, परसेप्टिव। परसेप्टिव मीन्स हैविंग गुड इनसाइट। जी दोस्तों आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 आपके सामने है, गिव द सिनोनिम ऑफ पुसेलेनिमस। पुसेलेनिमस का आपको सिनोनिम बताना है। इग्नोरेंट होता है, कावर्डली, इनसिंसियर, स्लगिश। तो पुसेलेनिमस का जो आपके सिनोनिम होगा, जो आपका मीनिंग होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा बी, कावर्डली। क्वेश्चन नंबर 49, गिव द एंटोनिम ऑफ सेलर। सेलर का आपको एंटोनिम देना है दोस्तों। सेलर मतलब होता है तहखाना, तो इसका जो हमारा एंटोनिम होगा, जो इसका विलोम होगा वो एटिक होगा। जी दोस्तों इसका आंसर होगा डी, एटिक अटारी को बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 आपके सामने है, यूज प्रीफिक्स टू द वर्ड बिटर। बिटर से पहले प्रीफिक्स यानी जो पहले ऐड होते हैं, क्या सही जवाब होगा? इम, इन, अन, दिस। तो दोस्तों 50 का आंसर ए होगा आपका, एम्बिटर। एम्बिटर मीन्स टू मेक समबडी फील एंग्री। बिटर, एम्बिटर, उसे गुस्सा दिला देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 हमारे सामने, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू एन अफर्मेटिव सेंटेंस, योर ऑप्शंस आर एज बिलो। अफर्मेटिव सेंटेंस में बनाना है, देयर इज नो फूल लाइक एन ओल्ड फूल, ओल्ड फूल्स आर ग्रेटर देन मैनी अदर फूल्स। या बी, ओल्ड फूल्स सरपास ऑल अदर फूल्स इन फोली। सी, old fools are fuller than many other fools. D, old fools are more excellent than other fools. तो 51 का आंसर दोस्तों आपका होगा सी, old fools are fuller than many other fools। ये दोस्तों इसका अफर्मेटिव हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 52, हु यूज द टर्म स्प्रंग रिदम इन प्रोसोडी। स्प्रंग रिदम जो थी ये किसने इन्वेंट की थी, किसने पहली बार यूज की है? एफ.आर. लेविस, आई.ए. रिचर्ड्स, जे.एम. हॉपकिंस या टी.एस. इलियट। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी, जे.एम. हॉपकिंस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 53, विच एपिथेट कैन नॉट बी अप्लाइड टू रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएट्री। रॉबर्ट फ्रॉस्ट फेमस अमेरिकन पोएट हैं, कौन सा एपिथेट यानी कि कौन सा विशेष गुण है जो हम उनकी पोएट्री पर अप्लाई नहीं कर सकते? ड्रामेटिक, नियो क्लासिकल, रीजनल, कन्वर्सेशनल। तो दोस्तों आपको पता है नियो क्लासिकल यहाँ पर आंसर होगा। नियो क्लासिकल उनकी पोएट्री की क्वालिटी नहीं है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 54 आपके सामने, वेसेक्स रेफर टू। वेसेक्स का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में थॉमस हार्डी का नाम खुद ब खुद आ जाता है, तो आपको बताना है वेसेक्स क्या रेफर करता है? द होम टाउन ऑफ जॉर्ज इलियट, द रीजन वेयर ब्रॉन्टे सिस्टर लिव्ड, द रीजन इन विच हार्डी नॉवेल्स आर सेट। तो दोस्तों आगे में मुझे नहीं लगता ऑप्शन पढ़ने की जरूरत है, सी इज योर करेक्ट आंसर। हार्डी इज अ फेमस रीजनल नॉवेलिस्ट फ्रॉम विक्टोरियन एरा, और जो वेसेक्स में अपनी स्टोरी को सेट किया करते थे, पोइट्री भी लिखी है उन्होंने उस बैकग्राउंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉवल बाय राजा राव। राजा राव के द्वारा लिखा गया कौन सा नॉवल है? कुली, फाइनेंशियल एक्सपर्ट, ही हु राइड्स अ टाइगर या कॉमरेड किरिलॉव। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 55 का हमारा आंसर होगा डी, कॉमरेड किरिलॉव। और दोस्तों ये 1976 में आया था, ये नॉवल है राजा राव का।
चलिए आगे बढ़ते हैं। गीतांजलि फेमस वर्क बाय रविन्द्रनाथ टैगोर। पूछा गया है इस कलेक्शन में कितने सॉन्ग्स हैं। तो दोस्तों आपको पता है गीतांजलि सबसे पहले 1910 में ओरिजिनली बंगाली में पब्लिश हुई थी और 1912 में ये टैगोर द्वारा ही इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई थी, जिसमें इंट्रोडक्शन लिखा गया था डब्ल्यू बीट्स के द्वारा। दोस्तों इसमें कितने सॉन्ग्स हैं ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। 80, 90, 100 और 103। तो दोस्तों डी इसका करेक्ट आंसर होगा। डी इज द राइट आंसर, 103 सॉन्ग्स। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। इसी के लिए आपको पता है रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज़ मिला था, फर्स्ट एशियन टू बी अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज ऑफ लिटरेचर इन 1913, टैगोर। जी दोस्तों गीतांजलि के लिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट काइंड ऑफ कैरेक्टर इज मेजर सर्जियस इन आर्म्स एंड द मैन। आर्म्स एंड द मैन का एक कैरेक्टर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57 में आर्म्स एंड द मैन में जो GB शॉ का वर्क है उसमें कैरेक्टर है, तो उसमें बताना है आपको ये कैरेक्टर किस टाइप का है, फिलोसफिकल, रियलिस्टिक, रोमांटिक या ह्यूमनिस्टिक। तो दोस्तों इसका आंसर होगा सी, रोमांटिक। जी दोस्तों ये कैरेक्टर रोमांटिक था। आगे बढ़ते हैं। इन इज लव पोएम्स W.B. Yeats हैज सेलिब्रेटेड द ब्यूटी ऑफ फेमस जो हमारे मॉडर्न पोएट हैं W.B. Yeats, वो किसको डेडिकेटेड करते थे अपनी लव पोएम्स जो थी। लेडी ग्रेगरी, मॉडगोने, मेमलैरी, नन ऑफ दीज। तो सबको पता है इसका आंसर बी इज द करेक्ट आंसर, मॉडगोने। जी दोस्तों बी इसका सही जवाब है। ल्यूसिटा इज अ कैरेक्टर इन हार्डीज नॉवल। कौन से नॉवल में ल्यूसिटा नाम का कैरेक्टर आती है। फार फ्रॉम द मेडिंग ग्राउंड, द रिटर्न ऑफ द नेटिव, द मेजर ऑफ द कास्टरबेज, जूड द ऑब्सक्योर। 59 का आंसर है दोस्तों सी, द मेयर ऑफ कास्टरब्रिज। दोस्तों 1886 में ये इनका नॉवल आया था और इसी में ये कैरेक्टर हैं। आगे बढ़ते हैं। विच नॉवल ऑफ चार्ल्स डिकेंस इज हाईली ऑटोबायोग्राफिकल। चार्ल्स डिकेंस का सबसे ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल कौन सा माना जाता है। दोस्तों मैं हिंट दे देता हूँ, 1850 में ये नॉवल आया था। सही जवाब आप तक पहुँच जाएंगे। डेविड कॉपरफील्ड, हार्ड टाइम्स, अ टेल ऑफ टू सिटी, अ ग्रेट एक्सपेक्टेशन। सही जवाब है ए, डेविड कॉपरफील्ड। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। टेनिसन की फेमस पोएम है इन मेमोरियम, जो कि पब्लिश हुई थी। कब हुई थी दोस्तों आप मुझे बताएं। 1850 में पब्लिश हुई थी। ये किसके लिए, इन्होंने किसकी याद में लिखी थी। दोस्तों कीट्स, शैली, अर्थर हेलम या वर्ड्सवर्थ। इसका सही आंसर है सी। दोस्तों इनके फ्रेंड थे अर्थर हेलम, उनके लिए इन्होंने ये पोएम डेडिकेट की थी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 62। अर्नाल्ड एम्पेडोक्लस ऑफ एटना इज एन। एटना जो थी मैथ्यू अर्नाल्ड की एक ड्रामेटिक पोएम थी। दोस्तों जी हाँ बिल्कुल, ड्रामेटिक पोएम जो आई थी 1852 में। तो आपसे पूछा है तो इसका आंसर बी हो जाएगा, मेलो ड्रामेटिक पोएम है ये इनकी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। समय को गवाए बिना मैं मेन पॉइंट्स जल्दी जल्दी आपके सामने पढ़ता हूँ, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपको खास मेन सारी चीज़ें आपको पता लगती रहें। T.S. Eliot propounds द इम्पर्सनल थियोरी ऑफ पोएट्री। T.S. Eliot ने सभी जानते हैं फेमस थियोरी दी थी, द इम्पर्सनल थियोरी ऑफ पोएट्री। कौन से वर्क में दी है दोस्तों। इसका आंसर है 63 का डी, ट्रेडिशनल एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, जो 1990 में पहली बार पब्लिश हुआ था। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 64। चेंज द गिवन सेंटेंस इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्पीच। आपको इनडायरेक्ट बनाना है। ही सेड टू मी आई डोंट बिलीव यू। तो दोस्तों इसका सही जवाब आपका क्या होगा। 64 का आंसर होगा बी, ही सेड दैट ही डिड नॉट बिलीव मी। हाँ दोस्तों ये इसका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। 65। फिल इन द ब्लैंक्स विद द गिवन सेंटेंस चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। द कैट स्प्रंग डैश द टेबल, ऑन, अपॉन, इन, अराउंड। तो दोस्तों 65 का आंसर होगा हमारे पास ए, अपॉन द टेबल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66। फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो द सेंटेंस। आई डोंट हैव अ पीस ऑफ चॉक सो आई डैश राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड। दोस्तों आई डोंट हैव द पीस ऑफ चॉक सो आई राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड। मेरे पास चॉक का पीस नहीं है तो मैं क्या नहीं कर सकता, आई कैन नॉट राइट। जी दोस्तों सी इसका बिल्कुल सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। 67। दे डैश हैज रिसीव्ड आवर लेटर बाय नाउ। तो क्या हुआ दोस्तों, इसका आंसर है उन्होंने क्या कर लिया होगा, अब तक रिसीव कर लिया होगा। तो इसका आंसर हमारा होना चाहिए सी, दे विल हैव रिसीव्ड आवर लेटर बाय नाउ। अब तक उन्होंने हमारा लेटर रिसीव कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। ग्रामेटिकल पोर्शन। लगातार हमारे सामने ग्रामर से बहुत क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं और वो कैप से भी। दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट वर्ड्स द गिवन बिलो। व्हेन आई वाज यंग
आई डैश रीड विदाउट ग्लासेस। तो दोस्तों आपको बताना है जब मैं जवान था, यानी पास्ट की बात चल रही है। तो कुड, माइट, वुड, शुड। तो दोस्तों हमारा सही जवाब होगा कुड, ए। आई कुड रीड विदाउट ग्लासेस, मैं पढ़ सकता था। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 69, फ्रेज दिया है, मीनिंग बताना है। ऑन एंड ऑफ, कॉन्टिन्यूसली, रेगुलरली, एनुअली, इंटरमीडिएटली। 69 का आंसर होगा दोस्तों हमारा डी, इंटरमिटेंटली, यानी पीरियोडिकली, एक निश्चित समय पर जो चीज़। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 आपकी स्क्रीन पर है। पॉइंट आउट द फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच आपको बताना है। यॉन्डर कम्स द पावरफुल किंग ऑफ द रिजॉइसिंग इन द ईस्ट। ए मेटाफर, बी एपोस्ट्रॉफी, सी पर्सोनिफिकेशन, डी सिमली। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर 70 क्वेश्चन का हमारा होगा सी, पर्सोनिफिकेशन। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 71, चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। सही स्पेलिंग आपको बतानी है एथिज्म की। सही स्पेलिंग दोस्तों 71 का सी आपके सामने है। ATHEISM, एथिज्म इज द करेक्ट स्पेलिंग। क्वेश्चन नंबर 72, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन। ए मैन विद द एबनॉर्मल हैबिट। एबनॉर्मल आदतों का जो व्यक्ति होता है उसे क्या कहते हैं? एरोगेंट, इगोइस्ट, स्पेक्ट्रिक या एसेंट्रिक। तो दोस्तों इसका सही जवाब होगा डी, एसेंट्रिक, अजीबोगरीब हरकतों वाला व्यक्ति। चलिए आगे देखते हैं द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम। ईडियम फ्रेजेस भी दोस्तों बहुत पूछ रहे हैं आपसे, वन वर्ड भी आपको ध्यान देना है। वो कैप पे काफ़ी अच्छी मेहनत आपको करनी है अगर आपको सिलेक्शन इस एग्जाम में लेना है। डिसएग्री, नॉट टू प्रपोज, नॉट टू आर्ग्यू, नॉट टू परसीव। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 73 का ए, डिसएग्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 आपकी स्क्रीन पर है। आइडेंटिफाइड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। आपको सही जवाब बताना है। एवांट गार्डे की सही स्पेलिंग दोस्तों बी है, AVANTGARDE, एवांट गार्डे। इसका मीनिंग भी हम आपको बताते चलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कई बार। एवांट गार्डे मीन्स समथिंग यूनिक एंड मॉडर्न इन आइडियाज़। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो 1798 में एक एवेंट गार्डे वर्क आया था, दैट इज़ लिरिकल बैलेड। लिरिकल बैलेड दोस्तों आया था जहाँ से रोमांटिक एज की शुरुआत मानी जाती है, और दैट वर्क वॉज प्रोड्यूस्ड बाय और रिटन बाय वर्ड्सवर्थ एंड कॉलरिज। तो वो एवेंट गार्डे था। तो आई होप के एग्जाम्पल से आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 75, आइडेंटिफाइड द करेक्टली स्पेल वर्ड। एक और स्पेलिंग पूछी है। विविसेक्शन की स्पेलिंग सही क्या है दोस्तों? बिल्कुल सही, इसका आंसर ए है, विविसेक्शन। विविसेक्शन का मीनिंग होता है साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट ऑन लाइव एनिमल्स। क्वेश्चन नंबर 76, आइडेंटिफाइड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। प्लेग्मेटिक की स्पेलिंग आपको बतानी है दोस्तों, तो बी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, PHLEGMATIC। इसका मतलब होता है शांत स्वभाव का कोई व्यक्ति जिसे आप आसानी से गुस्सा ना दिला सकें, अपसेट ना कर सकें। हु इज़ हार्ड टू मेक एंग्री, डिसप्लीज्ड। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, हॉरिजॉन्टल की आपको करेक्ट स्पेलिंग बतानी है दोस्तों, HORIZONTAL। सही जवाब है आपके सामने। हॉरिजॉन्टल आपको हमने बता दिया है, बिल्कुल जो ये समतल बोला जाता है। हॉरिजॉन्टल इसका सही जवाब सी होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 78 आगे बढ़ते हैं। एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन आपको बतानी है, विच इज़ द करेक्ट प्रीपोजिशन। ऑल्दो वी रिक्वेस्टेड हिम टू हेल्प अस, ही रिमेन्ड इंडिफरेंट डैश अवर वर्ड्स। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी, 2। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, ये भी प्रीपोजिशन से है। W.B. Yeats was nominated as senator of the Irish Free State on the ground that he had been a member of the Irish Republican Brotherhood, one of the main forces dash of the treaty of behind in 4। क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर होगा दोस्तों A will be your answer of। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80, फिल अप द गिवन गैप। प्रीपोजिशन से भरना है आपको। लैंग्वेज इज अ वर्बल कम्युनिकेशन बट वी कम्युनिकेट डैश अदर मीन्स। हम भाषा के अलावा भी इशारों से भी बात कर लेते हैं, तो क्या आएगा? विद, फॉर, एनी और बाय। तो दोस्तों बाय इज़ द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 80। दोस्तों आगे बढ़ रहे हैं हम अपने वीडियो के लास्ट में, कुछ 5-6 क्वेश्चन और करते हैं। इसका सेकंड पार्ट हम जल्द लेके आएंगे। आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर हमारा कंटेंट, हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो ज़रूर से हमें कमेंट करके बताइए, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो आपके लिए लेकर आएँ इसकी। किसी टॉपिक पर अगर आपको पर्टिकुलर वीडियो चाहिए तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स पर बता सकते हैं। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। फिगर ऑफ स्पीच बतानी है। हाउ सून हैड टाइम द सटल थीफ ऑफ यूथ स्टॉल ऑन हिज विंग
माई 3 and 20 years। दोस्तों बहुत ही फेमस लाइन है वर्ड्सवर्थ की और बड़ा कन्फ्यूज़न इस क्वेश्चन ने बनाया हुआ है। इसके दोस्तों दो ऑप्शन इसमें निकल कर आते हैं, मेटाफर और पर्सनिफिकेशन। आपको बताना है अकॉर्डिंग टू यू विच वन इज़ द मोर करेक्ट आंसर। दोनों ही आंसर मेरे अकॉर्डिंग ठीक हैं। पर्सोनिफिकेशन, मेटाफर आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइएगा। इन लाइंस को सर्च करिएगा कि मेटाफर या पर्सोनिफिकेशन आपके अकॉर्डिंग कौन है। मेरे अकॉर्डिंग दोनों है इसमें। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82। न्यूटन डिस्कवर्ड दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मेड एप्पल्स फॉल। इसका आपको सही सेंटेंस बताना है, तो इसका सही आंसर है दोस्तों डी। न्यूटन डिस्कवर्ड दैट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन मेक्स एप्पल फॉल। तो दोस्तों डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 आपकी स्क्रीन पर है। ऐड राइट प्रीफिक्स टू रिपेंट। रिपेंट में करेक्ट प्रीफिक्स आपको सफिक्स जोड़ना है। तो दोस्तों बी इज द करेक्ट आंसर। एंट, रिपेंटेंट इसका सही आंसर होगा। 83 क्वेश्चन, इसका मतलब होगा पश्चाताप करना। 84 क्वेश्चन में बोल्ड में प्रीफिक्स जोड़ना है, एम, एन, एम या एम। 84 दोस्तों 84 का जो आपका सही जवाब है वो होगा ए, एम बोल्ड। एम बोल्ड 84 हमारा है। गिव समवन द करेज टू डू समथिंग, किसी को साहस प्रदान करना। 85 गिव द करेक्ट एंटोनिम फॉर एक्यूट। एक्यूट का करेक्ट एंटोनिम आपको बताना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 85 हमारा इसका आंसर होगा, 85 का करेक्ट आंसर होगा ए, कन्विक्ट। एक्यूट मतलब होता है किसी को ब्लेम फ्री कर देना, निरपराध कर देना। कन्विक्ट मतलब अपराधी होता है। दोस्तों आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने ये रहा। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द ईडियम पुट आउट। पुट आउट का करेक्ट मीनिंग आपको बताना है दोस्तों। पुट आउट का मतलब होता है आहत होना। दोस्तों इसमें आपको बताना है आई वॉज पुट आउट व्हेन आई रिफ्यूज्ड हिज रिक्वेस्ट फॉर अ लोन। तो यहाँ पर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए, वेक्स्ड, एनॉयड इसका सही जवाब होगा। दोस्तों आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। बाकी बचे हुए क्वेश्चन हमारे पास लगभग 70 क्वेश्चन और हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। टिल देन बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।